Good morning, ninth class students. We are reading a third chapter, that is Nazism and Rise of Hitler. In this chapter, today we started a new topic, that is the years of depression. पेज 58. अगर हम लोग अर्लियर जो टॉपिक की बात करें, ये उसी से ही रिलेटेड है। और हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है 1923 में जर्मनी ने उस पे जो वॉर कंपनसेशन इम्पोज्ड किया था, उस पे उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं पे नहीं करूँगा। फिर उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कोल और जो आयरन स्टील के लिए, आयरन ओर के लिए फेमस एरिया था रूर, वो फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया। और तब से ही उनकी सिचुएशन काफ़ी वीक होती चली गई। हमने पढ़ा था हाइपर इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन आ गई थी, यानी उनकी जो मनी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और इस कंडीशन में जो है यूएसए ने वो नहीं चाहता था कि जो जर्मनी है वो सोशलिज्म की तरफ जाए, रशिया की तरफ। उससे बचाने के लिए वो एक प्लान लेके आए थे, डॉज प्लान। ये एक शॉर्ट टर्म प्लान था। इस शॉर्ट टर्म प्लान से जो है जर्मनी को कुछ स्टेबिलिटी मिली। इस प्लान के बाद में 1924 से लेकर 28 तक जो है जर्मनी में स्टेबिलिटी रही, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी वो एक सैंड जो है सैंड दून्स की तरह या सैंड की तरह थी, मिट्टी के ढेर की तरह थी, जो बहुत ही जल्दी ही बह गया, ढह गया। जर्मन जो इन्वेस्टर्स थे, जो इंडस्ट्रीज़ थी, उनको रिकवर करने के लिए जो डॉज प्लान है, इसके अकॉर्डिंग यूएसए से शॉर्ट टर्म लोन मिले गए थे। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 1920 के बाद में मिलना बंद हो गया। और उसका रीज़न था कि यूएसए की जो स्टॉक एक्सचेंज है, वॉल स्टॉक एक्सचेंज, वो 1929 में जो है वो क्रैश हो गई। जैसे इंडिया में हम लोग बात करें तो इंडिया में हमारे यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज वो कहाँ है, बॉम्बे में। और वो किस जगह पे है, उसको हम लोग कहते हैं दलाल स्ट्रीट। तो वैसे ही जो यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको वॉल स्ट्रीट में है वो, तो उसका नाम पड़ गया वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये क्रैश हो गया। देखो, ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है, जो कंपनीज़ होती है, उनके शेयर वहाँ पर शेयर परचेज़ किए जाते हैं। और ये जो शेयर कौन परचेज़ करते हैं, इन्वेस्टर और पब्लिक परचेज़ करती है। जब इकोनॉमी में किसी तरह का फियर होता है, जब ये जो इन्वेस्टर है, कॉमन पर्सन एंड इन्वेस्टर्स, उनको ये लगता है कि इकोनॉमिक जो है वो अब इन जो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, तो वो लोग पैसा निकाल लेते हैं वो कंपनी से। वो अपने शेयर में जो पैसा उन्होंने दिया है वो निकाल लेते हैं। ये जो मनी होता है, जो इन्वेस्ट किया गया था, उसी से कंपनी को जो है वो एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। और उन इनकम से वो आने वाले जो लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है उनके लिए वो पैसा लगाती है। आपसे लिया हुआ जो पैसा है, आप जब ये पैसा ले लोगे तो कंपनी के लिए आगे जो लॉन्ग टर्म के उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं, जो आने वाले 5 और 10 ईयर्स में कंप्लीट होंगे, उसके लिए फ़ंड मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो क्लैश हुआ, और इसी के साथ में पूरे वर्ल्ड की आज तक की सबसे जो है जो ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब यह मंदी, आर्थिक मंदी, 1929 में ये डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। इस डिप्रेशन के साथ ही प्राइस में फॉल होने लग गया, जो है कीमतें कम होने लग गई। लोगों ने अपने शेयर बेचने शुरू हो गए। उनको लग रहा था मैंने जिस कंपनी के जो है मान लो 100 शेयर परचेज़ कर रखे हैं, मैंने फोर्ड मोटर्स के 100 पे है, जिसकी प्राइस है 20,000। उनको मुझे लग रहा है इनके प्राइस अब कम होने वाले हैं। हो सकता है अभी मुझे 25,000 मिल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय मुझे सिर्फ 15,000 मिले, तो मुझे 10,000 का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे समय में मैं उस शेयर को बेच दूँ। तो ऐसा ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इससे कंपनी के पास में फ़ंड नहीं होगा, और इसी से ही जो है अगर हम लोग देखें तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्टार्टिंग हो गई, जो वर्ल्ड का अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट डिप्रेशन है। 24 अक्टूबर में ही 24 अक्टूबर 1929 तक 13 मिलियन जो शेयर्स हैं वो बेच दिए गए, सिंगल डे में, एक दिन में 13 मिलियन।
तो इससे पता चलता है कि कितना जो लोग हैं उनमें अनफेथ है और कितना जो लोग हैं वो डरे हुए हैं कि कहीं हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो डूब ना जाए। देखो, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और जब हमें किसी तरह का फ़ियर होगा, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो वहाँ पर इकोनॉमिक डिप्रेशन की कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि देखो, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है तो उससे इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इनकम मिली, जो मुझे इनकम मिलेगी मैं उसका एक बड़ा पार्ट मैं एक्सपेंडिचर पर खर्च करूँगा। मेरा जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे की इनकम होती है, और दूसरे की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर करेगा, वो थर्ड जो पर्सन उसकी इनकम होगी। अगर मैंने जो है अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया और अपनी सेविंग बढ़ा दी तो फिर दूसरा जो है पर्सन जो मेरे ऊपर डिपेंड है उसकी भी इनकम कम हो जाएगी, उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो थर्ड। तो ये एक सर्कल होता है। जो भी मनी होता है किसी के पास में नहीं ठहरती, इसमें लिक्विडिटी, पैसा आगे से आगे मूव करता रहता है। जैसा पैसा मनी आगे से आगे मूव करेगी उतना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती है। इकोनॉमिक डिप्रेशन में ये जो मनी है इसका सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जिसके पास पैसा है वही, और सब लोग सेविंग करना शुरू हो जाते हैं। अगर सब लोग सेविंग करना शुरू हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, परचेज़ करने वाले कोई नहीं लोग रहेंगे, प्राइस है वो कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो लोग प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो वेजेस कम होगा, वेजेस कम होने के साथ साथ में वो लोग जॉब से निकाल देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा। ये सब जो है ना, ये सारे जो आप नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं ये इकोनॉमिक डिप्रेशन है। यही रीज़न है 1929 से 32 में यूएसए की जो नेशनल इनकम है वो हाफ़ हो गई। आप सोचो, 1929 से 32 में हाफ़ हो गई नेशनल इनकम। मींस अगर 100 रुपीज़ थी तो 50 रह गई। नेशनल इनकम एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, अगर उसमें माइनर चेंजेस भी होते हैं 2% का भी तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आता है। तो यहाँ तो 50% डाउनफॉल है। फैक्ट्रीज़ वहाँ पर शट डाउन हो गई। फैक्ट्रीज़ कैसे चलेगी, जैसे मैंने अभी आपको पूरा सर्कल बताया। एक्सपोर्ट हो नहीं रहा क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है, ना कंट्री के अंदर है ना इंटरनेशनल मार्केट में है। फार्मर्स इससे बैडली जो हिट हुए हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, वो अपना प्रोडक्ट कहाँ पर सेल करें, लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट ख़रीद पाए। ख़ास तौर से वो फार्मर्स जो कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स लगाते हैं, उनको इससे ज़्यादा लॉस होगा। तो इस तरह से मार्केट में अब जो मनी है लोग विड्रॉल कर रहे हैं। जिसने भी पैसा लगा रखा वो सोच रहा है कि मैं अपने घर में अपने बैंक में सेव कर लूँ, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं है। तो लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं और ये इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक रीज़न था। और इसका जो इम्पैक्ट है, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, यूएसए से, और धीरे धीरे ये इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी, ये जो डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया। यूएसए तो इससे बुरी तरह हिट हुआ ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है वो बैड इम्पैक्ट जर्मनी पे पड़ा। जर्मनी पहले भी जो है हाइपर इन्फ्लेशन से जो है फेस कर ही रहा था। कुछ ईयर्स थे जिसमें उसने स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन वापस से वो इनस्टेबल हो गया। वापस से वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो जर्मनी में आना शुरू हो चुकी थी। यही रीज़न है कि 1932 में जो जर्मनी का जो प्रोडक्शन था वो 1929 का 40% रह गया। मींस अगर 1929 में 100 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है तो 1932 में जो है वो सिर्फ 60 यूनिट ही हुआ। या इससे ये पता चलता है, इसका मतलब हम लोग जो है वो 3-4 साल पीछे चले गए हैं प्रोडक्शन के मामले में। तो ये जो इकोनॉमिक जो लॉस था, जिससे हम लोग जो है डेवलपमेंट की अगर बात करें, आज जो डेवलपमेंट है वो हम लोग पिछले 3-4 साल पहले पीछे लौट जाना। इससे जो वर्कर्स है वो जॉब लेस हो गए, उनको वेजेस बहुत कम मिलने लग गए। वेजेस कम मिलेंगे तो उनकी परचेजिंग पावर कम होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा। अनएम्प्लॉयड देखें तो इस टाइम पीरियड में 6 मिलियन के करीब अनएम्प्लॉयड थे जर्मनी में, 6 मिलियन। और अक्सर हमें जो है ना जर्मनी के जो स्ट्रीट्स है वहाँ पर जो लोग हैं वो प्लेकार्ड यानी तख्तियाँ जो हाथ में लेके घूमते रहते थे, जिस पर लिखा हुआ होता था विलिंग टू डू एनी वर्क, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। यानी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कोई भी काम दे दो मैं कर लूँगा। मैं टीचर हूँ, मुझे कोई भी वर्क दे दो, आप जो है लेबर का वर्क करोगे तो मैं वो भी करूँगा, कोई भी वर्क है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर लोग कोई भी वर्क करने के लिए तैयार थे।
ज़्यादातर जो अनएम्प्लॉयड वो हमेशा फ्री मिलते थे, क्योंकि जॉब नहीं थी। वो प्ले कार्ड्स खेलते रहते थे, सिंपली वो स्ट्रीट जो कॉर्नर्स थे वहाँ पूरे फ्री बैठे रहते थे। जहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जो गवर्नमेंट की होती है, जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर दुनिया भर की जो लाइन होती थी, वहाँ पर जॉब डिसअपीयर्ड हो चुके थे। जो यूथ थे उनको अपना फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आने लग गया था। और ऐसे में कई जो यूथ है वो इलीगल और क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरह से जो है अगर हम लोग देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और हर जगह जो कॉमन प्लेस है, हर जगह जो है डिस्पेयर यानी हताशा, चिंता और निराशा फैली हुई थी। हर कोई इससे दुखी था, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो और अपर क्लास हो। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने जर्मनी की सोसाइटी में डीप जो एंजाइटीज़, चिंता और फियर, डर पैदा कर दिया। और ज़्यादा जो डर था वो मिडिल क्लास में था, क्योंकि इस सिचुएशन में भी जो अपर क्लास है वो मैनेज कर लेगा। लोअर क्लास पहले से गरीब है, उनके पास में पहले से कुछ नहीं है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ना है। मिडिल क्लास को डर था कि अगर हमने अपने ऐसी सिचुएशन में अपने आप को मैनेज नहीं किया नहीं कर पाए तो हम लोग भी लोअर क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे। मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ख़ास तौर से जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे और पेंशनर्स थे। जो पेंशनर और सैलरीड एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी फ़िक्स इनकम होती है, और वो फिक्स इनकम है और आपकी जो प्राइस कम होने लग जाए तो फिर आपको दिक्कत हो जाए। प्राइस का मतलब जैसे आप देखिए, मेरे पास में एक ज़मीन है, मेरे पास में प्लॉट है, वो 1 लाख का है, लेकिन अब इतनी प्राइस कम हो गई, उसके मुझे सिर्फ 50,000 मिल रहे हैं। अगर मेरे जो कार है, मैंने वो कार जो है लास्ट ईयर वो 5 लाख की थी, अगर मैं बेचता, अभी मुझे उसके 2 लाख भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें देखो, प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आ रहा है। मिडिल क्लास के पास क्या होता है, थोड़ी सी इनकम होती है, उसको बड़ी मुश्किल से वो मैनेज करके सेविंग करता है और प्रॉपर्टी ख़रीदता है। और जब प्रॉपर्टी की प्राइस नहीं मिलती तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती। कल को आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहोगे और प्रॉपर्टी को बेचोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन आ गई थी। जो पेंशनर और ये थे, पेंशन की इनकम बहुत ऐसे भी लिमिटेड होती है, रिटायर्ड होने के बाद में उनको कम सैलरी में काम चलाना पड़ता है पेंशन पे। और ऐसे में जो ये हो जाए क्या कहते हैं सिचुएशन, तो ये उनके लिए जो है एक फियरफुल सिचुएशन है। और लगातार जो करेंसी थी वो अपनी वैल्यू खो रही थी, वैल्यू नहीं रह रही थी। देखो, मैं एक पेंशनर हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हूँ, मैं रिटायर्ड हुआ, और जब मैं रिटायर्ड हुआ तो मुझे मिले 20 लाख रुपीज़। क्या मिले? 20 लाख। और इस समय मान लो डिप्रेशन आ गया, पैसे की वैल्यू नहीं रही। हमने इससे पहले वाले उसमें पढ़ा था कैसे जो है बोरी भर भर के लेके जाते थे, तब ब्रेड मिलता था। अब मैंने पूरे साल सर्विस की, पूरी अपनी लाइफ में की, और मैं 20 लाख लेके आया, पता चला 20 लाख में तो एक डबल रोटी आती है। तो बताओ मेरे ऊपर क्या होगा, मेरा क्या हालत होगी। पेंशनर के आप समझ सकते हो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसी अगर सिचुएशन होगी, पूरी साल वो करता है, उसको 20 लाख मिल रहे हैं, 50 लाख मिल रहे हैं, 1 लाख मिल रहे हैं रिटायर्ड होने पे, लेकिन ये जो कंडीशन हो रही है जिसमें सिर्फ एक जो है डबल रोटी मिल रही है इतनी बड़ी अमाउंट में, तो वो पेंशनर के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो सिचुएशन थी ये फेस करना, ये तो हमने जो फिक्स्ड इनकम लोगों की बात की। जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, बिजनेसमैन थे, रिटेलर्स थे, शॉपकीपर्स थे, उनका बिजनेस रूल बेकार हो चुका था, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, लोग परचेज़ नहीं कर पा रहे थे, तो आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा। दुनिया भर का आप स्टॉक लेके बैठे हैं, आपके पास कमाई नहीं है, आपके जो एक्सपेंसेस है वो आप कैसे मैनेज करेंगे, ये उनके पास में प्रॉब्लम थी। और पूरी सोसाइटी के अंदर प्रो जो है लैरिटेरियनाइजेशन, ये जो सिचुएशन आ गई, प्रो जो है लैरिटाइजेशन जो सिचुएशन होती है, इसका मतलब होता है सब कुछ हार जाना। आपकी जो सिचुएशन है एक लेबर क्लास की जैसे हो जाए। कई ऐसे लेबर क्लास जो लोग होते हैं, ख़ास तौर से अगर हम लोग कहें कमठा जो मज़दूर होते हैं, जो मज़दूरी करते हैं मकान बनाने के, कंस्ट्रक्शनल में वर्क में जो लगे हुए वर्कर्स हैं, वो लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं। आज कमाई की, आज का काम चल गया, कल कमाने जाएंगे तो उनका घर चलेगा। 10 दिन अगर वो घर पे बैठे तो उनका घर खर्च नहीं चल सकता, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। वो सिचुएशन होती है, उनके पास सेविंग कुछ नहीं होती है।
तो वैसी ये उसी कंडीशन को शो करता है कि अगर ये कंडीशन लॉन्ग टर्म रही 4-5 ईयर में, तो जो मिडिल क्लास जो पर्सन्स थे उनको ये डर था कि कहीं हम लोग इस सिचुएशन में ना आ जाएं कि हम लोग अपना सब कुछ गंवा बैठें, हमें अपने प्रॉपर्टी वगैरह ज़मीन जायदाद सब बेचने पड़े। ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाए कि यानी हमने जो अर्न किया था और हम लोग वापस से जीरो पे आ जाए। तो सोसाइटी में वर्किंग क्लास में देखें तो इस तरह की ये जो वर्स्ट कंडीशन थी। ऑर्गेनाइज जो सेक्टर में जो वर्कर्स थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी जो गवर्नमेंट में थे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में थे, उनकी सिचुएशन अदर वर्कर्स से अच्छी थी। उनकी सिचुएशन, उनको सैलरी भी टाइम पे मिल रही थी, जॉब भी मिल रहा था, ये एक उनको फ़ायदा था। लेकिन उनके ऊपर भी जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ था उनका प्रेशर था। अनएम्प्लॉयड लोग थे, वो इतने अनएम्प्लॉयड थे कि वो इन कंपनीज़ में कहीं भी जाके वो बोलते कि हम तो किसी भी वेजेस पे वर्क करने के लिए तैयार है। ऐसे में जो है इनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी कि कंपनी कहीं हमें निकाल कर हमसे बहुत ही कम पेमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं उनको न रख लें। तो इस तरह से उनकी भी जो बार्गेनिंग जो पावर है उस पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा था कि अगर मैंने जो है जो बिजनेसमैन है उसकी एक्सपेक्टेशन उसके सामने अगर मैं थोड़ा झुका नहीं तो वो बिजनेसमैन या फिर ऑनर है वो मुझे बाहर निकाल सकता है और नए जो पर्सन उसको अपॉइंट कर सकता है जो बहुत कम सैलरी में वर्क करने के लिए तैयार है। बिग बिजनेस फेल हो चुके थे और यही सिचुएशन जो फार्मर्स की भी थी। उनको प्राइस नहीं मिल पा रही थी, जितना वो कॉस्ट जितना खर्चा करते उतना उनको प्राइस नहीं मिल रही थी क्रॉप्स की। फीमेल्स जो है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो अपने जो चिल्ड्रन है उनको स्टोमक उनके जो पेट को कैसे भरें। कई ऐसी वुमेन थी जो अकेली थी। अगर हम लोग देखें वहाँ की सोसाइटी में काफ़ी जो फीमेल होती है वो डाइवोर्स भी लेके रखती है। तो वो जो ऐसी फीमेल थी जो अकेली चल रही थी, उनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद थी उनके लिए, अपने बच्चों को। तो इस तरह से अगर देखें तो पूरे जर्मनी में सोसाइटी में ये जो डिस्पेयर, ये जो असंतोष था वो फैला हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब इकोनॉमिकली ये इनस्टेबिलिटी होती ना, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सही कर सकती है। जैसे अभी कोरोना का समय है, अगर अभी देखें तो अभी इस समय हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी पावरफुल है, उस पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल जो है प्रेशर नहीं है, तो हम लोग जो है इसको स्ट्रांगली फेस कर सकते हैं। चाइना में भी सेम यही है कि वहाँ की पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर वो काफ़ी मजबूत है। यूएसए के अंदर अभी चुनाव होने वाले, इलेक्शन है, इसलिए जो ट्रम्प है उनको काफ़ी हद तक डर है। ट्रम्प वैसे डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि इलेक्शन है, उनको ऊपर प्रेशर है। तो वैसे ही अगर देखें तो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। लेकिन अगर जर्मनी में कहे तो इसका उल्टा था। वहाँ पर वाइमर रिपब्लिक था जो खुद जो है फ्रेजाइल यानी काफ़ी नाजुक दौर में था, और उसके नाजुक दौर में होने के कारण उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लूप होल्स थे जिसके कारण वो जो पॉलिटिकली अनस्टेबल रहता था और वो वर्नेबल कंडीशन रहती थी कि कभी भी वो डिक्टेटरशिप है उसके जाल में फंस सकता है। और उसका सबसे बड़े रीज़न था। फर्स्ट तो रीज़न था प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन। देखो उनकी सोसाइटी में जो है अलग अलग ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, और सोशल ग्रुप्स को वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और कोई भी ऐसा वहाँ पर सोशल जो है ग्रुप नहीं है जो वहाँ पर मेजॉरिटी में हो जर्मनी में। यही रीज़न है कि हर जो कम्युनिटी की अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, और सब जो रिप्रेजेंटेटिव्स है किसी के पास में भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होती थी। और जब उनके पास में क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होती तो वो एक मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट भी नहीं ला सकते थे। यही रीज़न था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी भी नहीं थी, इसलिए वहाँ की जो पार्टीज़ है उनको जो है कॉलिशन गवर्नमेंट मजबूरी में अदर पार्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ती थी। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था आर्टिकल 48। ये आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट को पावर्स देता था कि वो कभी भी इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, सिविलियन जो राइट्स है उसको सस्पेंड कर सकता है, और जो भी गवर्नमेंट पावर्स है वो प्रेसिडेंट अपने पास रख सकता है। और इसका वहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल किया गया। जब भी जो वाइमर रिपब्लिक जो है उसको लगता है कि हमारी सरकार जाने वाली है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, तो वो इस जो पावर का यूज़ करते थे, आर्टिकल 48 का।
यही अगर देख लीजिए, अगर हम लोग देखें तो वाइमर रिपब्लिक का जो रूल था वो काफ़ी ज़्यादा नहीं था, और उसने अपने एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर देखें तो उसके वहाँ पर 20 कैबिनेट्स, उसके पूरे जो लाइफ स्पैन में 20 कैबिनेट्स ने रूल किया है। अभी भी हम लोग देखें तो हमारे जो पीएम और उनकी जो कैबिनेट रूल कर रही है, तो वहाँ पर 20 कैबिनेट्स, और एक कैबिनेट जो है वो 239 डेज़ ही वर्क किया है एक कैबिनेट ने, एवरेज अगर देखें। यानी कोई एक कैबिनेट साल भर भी काम नहीं कर रही, और विद इन 1 ईयर में ही उसको चेंज किया जा रहा है। यानी आप देखें वहाँ पर गवर्नमेंट लगातार चेंज हो रही है, लगातार, क्योंकि ये कैबिनेट ही गवर्नमेंट चलाती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और कोई एक कैबिनेट या कैबिनेट मिनिस्टर 239 डेज़ ही वहाँ वर्क कर पा रहा है। और इस दौरान जब भी 129 डेज़ में जो भी गवर्नमेंट है, जब उसको लगता है मुझे हटा दिया जाएगा, वो क्या करती, आर्टिकल 48 का सहारा लेती, हेल्प लेती, और वहाँ पर एमरजेंसी लगा देती, और यही चीज़ है। तो आप देखें यहाँ पर पॉलिटिकल भी इनस्टेबिलिटीज़ है, और यही रीज़न है कि वहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के बावजूद भी जो लोग हैं उनका जो है जर्मनी में वहाँ के जो डेमोक्रेसी है उस पे उनका बिलीव नहीं है। वो उनको ये उम्मीद थी, ये पूरी तरह से वो जानते थे कि ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है वाइमर, ये डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर हमें इस तरह के जो प्रॉब्लम से इसे नहीं बचा सकता है। हाइपर इन्फ्लेशन जो है, ये जो डिप्रेशन की कंडीशन है, ऐसे में उनको एक ऐसी होप थी कि ऐसी गवर्नमेंट की जो हमें इससे बचा सके। और इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो किसने उठाया, हिटलर ने। हिटलर जो है वो एजेंडा लेके आया, उसने प्रोपोगेंडा फैलाया कि ये जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम से मैं आपको छुटकारा दिला सकता हूँ। और यही रीज़न था कि लोगों ने हिटलर को इलेक्ट किया, और हिटलर काफ़ी हद तक उसने अच्छा काम किया भी। जब उसने अच्छा काम किया, लोगों की एक्सपेक्टेशन पे वो खरा उतरा, तो धीरे धीरे उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ में डिक्टेटरशिप वो भी